हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मस्त हैं, खुश हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम लोग को कार्बन रेसिस्टर के बारे में स्टडी करना है। कार्बन रेसिस्टर, इसके पहले रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इसके पीछे के लेक्चर में स्टडी किया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो की, और इस सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का जितना भी इसके प्रीवियस लेक्चर होगा सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप बिगिनिंग से स्टडी कर सकते हैं, लेक्चर 1 से स्टडी कर सकते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कार्बन रेसिस्टर पर। कार्बन रेसिस्टर है क्या? देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं लगभग सब में रेसिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रेसिस्टर होते हैं ये फिक्स्ड वैल्यू के भी होते हैं और वेरिएबल वैल्यू के भी होते हैं, मतलब चेंजेबल वैल्यू के भी होते हैं रेसिस्टर। और आमतौर पे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में जो मेटालिक कंडक्टर से बना हुआ वायर होता है वही हमको जो है सो रेसिस्टर के रूप में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं सर्किट के अंदर। मतलब मेटालिक कंडक्टर से बने हुए वायर्स ही रेसिस्टर के रूप में यूज कर लिए जाते हैं सामान्य तौर पे किसी सर्किट में। तो फिर कार्बन रेसिस्टर की जरूरत क्या है? देखिए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविजन या फिर और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हमको काफी लार्ज वैल्यू का रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मतलब किलो ओम, मेगा ओम में। और इतने लार्ज वैल्यू के रेसिस्टेंस के लिए हम मेटालिक कंडक्टर से बने हुए वायर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए काफी लंबे लेंथ के वायर की जरूरत होगी जो कन्वीनियंट नहीं होगा हमारे लिए, काफी असुविधाजनक हो जाएगा। और इसलिए हम वहां पे मेटालिक कंडक्टर का इस्तेमाल न करके सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमी कंडक्टर का, जैसे कि कार्बन का। अब कार्बन का ही इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या है? जैसे कार्बन का जो रेसिस्टिविटी होता है वो रूम टेम्परेचर पे 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर अप्रोक्सीमेटली होता है इसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू कार्बन का। और बड़े से बड़े मान के रेसिस्टर को बनाने के लिए, मतलब जैसे किलो ओम, मेगा ओम की वैल्यू का अगर हम रेसिस्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कार्बन रेसिस्टर का अगर इस्तेमाल करें तो एक तो इनका साइज जो है सो काफी छोटा होगा जो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, और दूसरा ये कि ये सस्ते भी होते, उतने महंगे नहीं। तो इस कारण से कार्बन रेसिस्टर का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। इज इट क्लियर? तो अधिक वैल्यू के, हाई वैल्यू के रेसिस्टर को बनाने के लिए हम मेटालिक कंडक्टर की जगह पर सेमी कंडक्टर जैसे कि खासकर कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इस रेसिस्टर को हम कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। आई थिंक इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई कार्बन रेसिस्टर बेसिकली है क्या। अब फिक्स्ड वैल्यू का अगर आपको रेसिस्टर बनाना है कार्बन रेसिस्टर, तो इसके लिए करते क्या है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर लेते हैं जो बेसिकली किसी इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह का बना हुआ हो, और उसमें हम कार्बन का जो डस्ट आता है, कार्बन डस्ट, कार्बन का बुरादा, उसको हम फिल करते हैं। और इस सिलिंड्रिकल जो शेप का कंटेनर है इसके दोनों एंड से हम 2 कंडक्टिंग लीड्स लगा देते हैं, और इसी लीड्स के सहारे हम इसको किसी सर्किट में ऐड करते हैं, लाइक दिस। देखिए, इस तरीके का शेप है, इसमें कार्बन तो फिल होगा ही होगा, और इसके दोनों एंड से क्या करते हैं, हम 2 कंडक्टिंग लीड्स निकाल देते हैं, और इसी लीड्स के सहारे हम इसको क्या करते हैं, सर्किट में जोड़ते हैं। ये कार्बन रेसिस्टर इस शेप का आता है, ठीक है ना। तो अब कार्बन रेसिस्टर क्या है ये बात तो स्पष्ट हो गई कि एक हाई वैल्यू का रेसिस्टर जो बेसिकली सेमीकंडक्टर जैसे कि कार्बन का इस्तेमाल करके बनाया गया है वो कार्बन रेसिस्टर कहलाता है। और कार्बन का इस्तेमाल या सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो, साइज में छोटा हो, और अगर हम मेटालिक कंडक्टर का यूज करते तो इसके लिए हमको काफी लार्ज साइज की
जरूरत पड़ती और जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता। तो पहले इतनी सारी चीजों को हम आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको मेंशन कर देते हैं। देन आफ्टर हम कार्बन रेसिस्टर को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू को हम कैसे और किस जगह पर मेंशन करते हैं। चलिए सबसे पहले कार्बन रेसिस्टर को डिफाइन कर लें। हम ये कह सकते हैं कि अ रेसिस्टर इन विच कार्बन इज यूज्ड अब कार्बन बोले सेमीकंडक्टर बोले, सेमीकंडक्टर में स्पेशली कार्बन, कार्बन रेसिस्टर बोले हैं तो कार्बन का ही इस्तेमाल किया गया होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि रेसिस्टर मेड अप ऑफ फ्रॉम कार्बन इज नोन एज कार्बन रेसिस्टर, या रेसिस्टर इन विच कार्बन इज यूज्ड इज नोन एज कार्बन रेसिस्टर। इज इट क्लियर? कार्बन रेसिस्टर। और कार्बन का रूम टेम्परेचर पर जो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू है वह है एट रूम टेम्परेचर, स्टार्ट पॉइंट एट रूम टेम्परेचर पर जो रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन है, रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन इज अप्रोक्सीमेटली ये होता है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। और इसीलिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है कुछ ओम से लेकर और 1000 ओम की रेसिस्टेंस को बनाने के लिए। मतलब कुछ ओम से लेकर और 1000 ओम तक का ऑर्डर का अगर आपको रेसिस्टेंस बनाना है, तैयार करना है, तो उसके लिए आप कार्बन रेसिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि जो रेसिस्टर होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू के भी होते हैं और वेरिएबल वैल्यू के भी होते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड वैल्यू का कार्बन रेसिस्टर बनाना है, जो कि आपके सिलेबस में भी है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि कार्बन का जो डस्ट आता है, जो बुरादा आता है, उसको हम एक सिलिंड्रिकल क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के इंसुलेटिंग किसी कवर में, कंटेनर में डालते हैं और उसके दोनों इंच पर 2 कंडक्टिंग लीड्स लगाते हैं और उसी लीड्स के सहारे हम उस रेसिस्टर को किसी सर्किट में ऐड करते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। जिनका लैंग्वेज हिंदी है, अगर वैसे बच्चे देख रहे हैं और जिनको हिंदी में एग्जाम देना बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन प्रतिरोध। और एक ऐसा प्रतिरोध जिसमें कार्बन जैसे अर्धचालक का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। और जो कमरे का ताप है उस पर कार्बन की प्रतिरोधकता लगभग 3.5 गुना 10⁻⁻5 ओम मीटर होता है। यहां तक नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अब इसको मैं मिटा दूं। कार्बन रेसिस्टर का जो डायग्राम है, डायग्राम बनाते हुए फिर उसकी वैल्यू को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दे इतना। चलिए मिटा दिया। अब कार्बन रेसिस्टर जान गए तो सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, कार्बन रेसिस्टर दिखता कैसे है और मार्केट में मिलता है क्या, और उसकी वैल्यू को हम कैसे पता करेंगे कि कितना ओम का कार्बन रेसिस्टर है। बहुत सारे सवाल है दिमाग में, तो चलिए एक एक करके उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज सर, कार्बन रेसिस्टर दिखता कैसा है? कार्बन रेसिस्टर दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है बच्चा, ऐसा दिखता है, बेलनाकार होता है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। तो इस सिलिंड्रिकल शेप के किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ कंटेनर है और इसमें हम कार्बन के डस्ट को फिल करते हैं और इसके दोनों इंच पर 2 कंडक्टिंग लीड्स निकले होते हैं, ऐसे कंडक्टिंग लीड्स। और इसी लीड्स के सहारे इनको हम क्या करते हैं, किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन रेसिस्टर है। क्या है बच्चा पार्टी? सर कार्बन रेसिस्टर है। क्या है? कार्बन रेसिस्टर है सर, रेसिस्टर है। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन सर देखने से कैसे पता चलेगा कितना ओम का है ये? वैल्यू इसकी कहां लिखी गई रहती है? इसमें ट्विस्ट है। कार्बन रेसिस्टर में सबसे मजेदार बात यही है कि उस पर कहीं नहीं लिखा होता है कि ये 10 ओम का है, 20 ओम का है, 2 गुना 10⁻5 ओम का, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। सिंबॉलिक वे में लिखा होता है
कलर कोडिंग में लिखा हुआ रहता है, तुमको खुद से समझना पड़ता है, उसमें कलर कोडिंग किया गया रहता है। अगर कलर कोडिंग किसी को आता है तो वही जान पाएगा कि कितना ओम का रेसिस्टर है, अदरवाइज वो नहीं जान पाएगा। ये कौन सा लफड़ा लेकर आए सर, कितना अच्छा रहता, इस पर कहीं लिख दिया गया रहता 10 ओम 20 ओम, बहुत मजा आता। अब ये सब क्या है, कलर कोडिंग, अब कोडिंग याद करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा होगा, याद तो करना पड़ेगा, दूसरा कौन उपाय है ना। अगर चलिए बता ही दीजिए, तो देखिए जो कार्बन रेसिस्टर है, ये कार्बन रेसिस्टर के 1 इंच से 3 जो होते हैं, देयर आर 3 कलर बैंड्स, 3 रंगीन पट्टियां होती हैं एक तरफ से, 3 गो रंगीन पट्टी। हाँ तो बना दीजिए सर, तो चलिए बना देते हैं। ये पहला पट्टी, ये दूसरा पट्टी, आई तीसरा पट्टी। आई तीनों जो पट्टियां हैं, ये तीनों जो पट्टियां हैं, तनी मोटा कर देते हैं, तनी मोटा बना देते हैं इनको, तनी कर देते हैं इनको मोटा, लाइक दिस। 3 कलर पट्टियां हैं। कितना सुंदर ड्राइंग करते हैं सर। चलिए 3 कलर कोडिंग हो गया। अब ये तीनों का तीनों कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू को देता है भैया। कैसे? तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट कलर, यह कार्बन रेसिस्टर की जो वैल्यू है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका मान देता है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये उन पर कितना जीरो होगा उसका मान देता है। कितना जीरो होगा उसका मान देता है, मतलब 10 का कितना पावर होगा ये बतलाता है। क्लियर ना? ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो क्या समझे, कार्बन रेसिस्टर पे 1 इंच के तरफ से 3 कलर्ड बैंड होते हैं, जिनमें से पहला और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू और तीसरा उन पर जीरो की संख्या देता है, जीरो नंबर ऑफ जीरो देता है, मतलब 10 टू दी पावर देता है। ठीक है ना? अब सर कैसे पता चलेगा कौन सा कलर होगा तो कौन सा नंबर होगा? तो उसके लिए मैं कलर कोडिंग आपको बतला देता हूं, समझ लीजिए। लेकिन एक और बात, इसी कार्बन रेसिस्टर के जब दूसरे इंच के तरफ से चलेंगे तो एक और कलर बैंड होगा, एक और कलर बैंड होगा। अब देखिए सर, और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलिए गया, 10 टू द पावर मिलिए गया, ई का झटका दे रहा है, तो हम दे नहीं रहे हैं, ये होता ही है। ये देता है टॉलरेंस कैपेसिटी, सहनशीलता। इस कार्बन रेसिस्टर की टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, मतलब ये कितना फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सकता है, कितना विचलन इसमें हो सकता है, वो देता है हमको दूसरे साइड से जो पट्टी बनी हुई है, चौथी पट्टी, वो चौथी पट्टी। वाह सर वाह। यानी ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 10 टू दी पावर, और ये क्या देगा, टॉलरेंस कैपेसिटी देगा। दिमाग में जा रहा है ना? कार्बन रेसिस्टर में एक तरफ से 3 कलर बैंड, दूसरी तरफ से 1 कलर बैंड, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा टॉलरेंस, तीसरा 10 टू दी पावर, और चौथा जो होगा यानी दूसरे तरफ से जो पहला बैंड होगा वो क्या देगा, टॉलरेंस कैपेसिटी देगा। मतलब उसमें कितना विचलन हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। यानी अगर आपको R का मान लिखना है, यदि आपको R का मान लिखना है तो आप इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहला दूसरा गुना 10 का पावर तीसरा, अब प्लस माइनस चौथा %, चौथा टॉलरेंस कैपेसिटी देता है, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा 10 टू दी पावर, और चौथा टॉलरेंस कैपेसिटी। इस ऑर्डर का यदि हम इस्तेमाल करें तो किसी कार्बन रेसिस्टर का हम वैल्यू, उसका मान निकाल सकते हैं।
बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। कुछ लोग को नहीं भी आ रहा है, फिर से वीडियो को रीस्टार्ट करके देखिएगा तो आपको आ जाएगा। ऐसे तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एक ऐसा लेक्चर है जिसमें बहुत कम ही पिछले टॉपिक का इस्तेमाल है। बहुत ही छोटा शॉर्ट लेक्चर, और शॉर्ट लेक्चर इन सेंस की बहुत आसान लेक्चर है ये कार्बन रेसिस्टर, आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यहीं पे रखिएगा, तो ध्यान इधर उधर नहीं, अपने नैन को इधर उधर नहीं मटकाएं और यहीं पर रखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं तो अगर तेरे मस्त मस्त दो नैन गाना सुन रहे होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, अपने नैनों को इस पर देखिए, नैनो से देखिए तो क्या समझे, कार्बन रेसिस्टर का वैल्यू। अच्छा देखिए यार, अजीब तरीके की बात है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया गया रहता तो कितना आसान होता है कि नहीं है? बिल्कुल तुम्हारे बारे में नहीं सोचा गया, बिल्कुल तुम्हारे सुविधा के बारे में नहीं सोचा गया, है कि नहीं? सब क्या लेंदी प्रोसेस, इधर उधर, ये 3 कलर इधर, 1 कलर उधर। अब क्या करिएगा भैया, अब इतना सारा अत्याचार आप पर हो ही गया है, अब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो उसी में कोनो नया नया टेक्निक निकाल कर चलिए और सीखिए। पहला पट्टी, दूसरा पट्टी का मान, तीसरा पट्टी का मान और चौथे पट्टी का मान, फर्स्ट बैंड का वैल्यू, सेकंड बैंड का वैल्यू, थर्ड बैंड का वैल्यू। अब बैंड की वैल्यू ही तो नहीं मालूम है ना सर, कैसे निकाले हम? बैंड का वैल्यू मालूम होगा तबे ना। तब देखिए, बैंड्स की वैल्यू हम लिख देते हैं कि फर्स्ट जो पट्टी है उस पे कौन कौन सा रंग आ सकता है, सेकेंड पट्टी पे कौन कौन सा रंग आ सकता है, थर्ड पट्टी पे कौन कौन सा रंग आ सकता है, और उनकी वैल्यू कितनी लेनी है। इस सब का हम लिस्टिंग करा देते हैं। याद करने का एक मस्त ट्रिक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। सर बहुत गंदे हैं, दूसरी की वाइफ को देखते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ अलग से हम ऐड किए हैं सेंटेंस बनाने के लिए। जी फॉर ग्रेट, बी फॉर ब्रिटेन, हैज हम सेंटेंस बनाने के लिए ऐड किए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना? अब इसका हम प्रॉपर लिस्टिंग कर देंगे, सबका वैल्यू नोट करा देंगे, लेकिन एक ऑर्डर वे में कैसे आपको कलर को याद करना है। एक ऑर्डर में, चूंकि भाई ऑर्डर बदला तो वैल्यू बदल जाएगी। जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0, जो सेकंड प्लेस पे आएगा वो 1। अब प्लेस अगर बदलोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। इसके लिए हम टेक्निक सिखा रहे हैं। अब इसको जस्ट हम ऐसे खड़ा कर देंगे, बी रॉय ऑफ, ऐसे जो जिस प्लेस पर है उसकी वैल्यू 0 से वहां से काउंट होगी। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना? अब जैसे मान लेते हैं ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है ना? वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, वाइट। इस तरीके से मतलब आगे बढ़ना है। हर लेटर का अपना कुछ कलर है, वो किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक कि यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम कलर कोडिंग लिखा देते हैं, ताकि कलर कोडिंग अगर आपको आ जाएगा तो फिर कोई भी अगर कार्बन रेसिस्टर आपको दिया जाता है तो उसके कलर को देखकर आप पता कर लीजिएगा कि इसके रेसिस्टेंस का मान कितना है। तो फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, नोट करिए। अच्छा, इसमें इसको हम लिखा देते हैं फ्रेज कि टू रिमेंबर द कलर ट्रिक, टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कलर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको कि रंगों की क्रमबद्धता को याद करने का ट्रिक। कैसे कैसे? बी रॉय
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज इसके आगे इधर लिख दें वेरी गुड वाइफ। क्या तरीका है भैया याद करने का, क्या तरीका है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये ऐसे कलर का ऑर्डर आता है, लिख देते हैं यहां बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, फर्स्ट लेटर देखिएगा सिर्फ, ग्रेट, हर कलर का, जैसे ये बी फॉर ब्लैक हो गया, बी फॉर ब्लू हो गया, तो हर लेटर का अपना कुछ कलर कोडिंग है। और अगर किसी वर्ड में जा रहे हैं तो वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको देखना है। क्या देखना है? वर्ड का फर्स्ट लेटर। ब्रिटेन, अब इसका भी क्या लिखिएगा? फर्स्ट लेटर देखिएगा, फर्स्ट लेटर बी, इसका फर्स्ट लेटर जी। ब्रिटेन, हैज तो छोटा सा डालना है। वेरी, वेरी का क्या देखिएगा? फर्स्ट। वेरी गुड, गुड का क्या देखिएगा? जी। और वाइफ का क्या देखिएगा? अरे भैया वाइफ का क्या देखिएगा? वाइफ का डब्ल्यू देखिएगा। ठीक है ना? याद करने का तरीका है, क्या तरीका है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखो इसमें जो मीनिंगलेस है, मतलब जो अपने से ऐड किए सेंटेंस बनाने के लिए, कौन है? ऑफ। इसका कोई मीनिंग नहीं है, और हैज का कोई मीनिंग नहीं है। बाकी के सभी के फर्स्ट लेटर कोई ना कोई कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यह बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लू को। इसको और नीचे लिखते हैं वेरी गुड, गुड, गुड और वाइट। अब जैसे बी ब्लैक को, बी ब्राउन को, आर रेड को, जी ग्रीन को, फिर बी ब्लू को, फिर वी यू नो वेरी वेल वायलेट को, फिर जी, अब जी से ग्रीन तो हो चुका है, यह है ग्रे, और उसके बाद डब्लू, डब्लू फॉर व्हाइट। तो देख रहे हैं ना, सभी का सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहेगा? तो अब कुछ नहीं याद करना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना? यही बात याद रखनी है। अब इसका इस्तेमाल करके हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को याद करते हैं, चलिए हम उस पर बात करें। तत्काल यहां तक नोट करके आइए, ठीक है ना? जल्दी से फटाफट नोट करिए। मिटा दें, मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं, बहुत सुंदर। चलिए अब लिस्टिंग कर दिया जाए। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी, याद है ना? तो बी से क्या बनेगा? ब्लैक। फिर क्या आएगा? बी, बी से क्या बनेगा? ब्राउन। फिर रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और वाई से येलो। बीबी रॉय, ऑफ तो हटा दीजिए। ग्रेट, तो ग्रेट जी से क्या बनेगा? ग्रीन। ब्रिटेन, बी से क्या बनेगा? बी से अब ब्लू बचा है तो ब्लू बनेगा। हैज तो हटा ही दीजिए। वेरी, वेरी, तो भी से क्या बनेगा? वायलेट। और बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, हैज हटा दिए। वेरी, वेरी से क्या बना? वायलेट बन गया। अब गुड वाइफ, तो जी से क्या बनेगा? जी से ग्रीन हो गया है तो जी से ग्रे, और डब्ल्यू से क्या बनेगा? वाइट। क्लियर ना? अब इनको याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, सिंबल दे दें, सिंबल दे दें। थोड़ा सा इनको और नीचे शिफ्ट करिए, हल्का सा।
पहले क्या था, ब्लैक था, फिर क्या था, ब्राउन था, और तब क्या था, ग्रीन था, सॉरी रेड था। बीबी रॉय है ना, आर फॉर। अब इसमें एक ऐसे चार्ट बनाना है, जैसे ये तो हो गया कलर। अब इसमें टू रिमेंबर, या फिर ट्रिक कहिए, क्या होगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। सबका फर्स्ट लेटर ले लिए हैं, सबका फर्स्ट लेटर ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ये कलर हो गया, कलर के बाद ये ट्रिक हो गया, ट्रिक कहो या रिमेंबरिंग पॉइंट कहो, रिमेंबरिंग पॉइंट, या फिर छोटा में ट्रिक ही सही है, ट्रिक छोड़ दो। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर अगर ये आते हैं तब तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में इसका मान लिख रहा हूं। अगर ये थर्ड प्लेस पे आया तो 10 की पावर चलेगा, अगर फोर्थ पर आया तो फिर क्या चलेगा, टॉलरेंस कैपेसिटी होगा। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर आया तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, जरा ये देखिए। न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के बाद हम लोग देखेंगे पावर, और पावर देखने के बाद हम लोग देखेंगे टॉलरेंस कैपेसिटी, टॉलरेंस कैपेसिटी, क्लियर ना। टॉलरेंस कैपेसिटी देखें, दिख रहा स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अभी जगह छोड़े हुए हैं, चूंकि अभी उसका भी काम है। देखिए जीरो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस वन इज 9। पावर में भी हम वैसे ही चलेंगे, पावर के लिए भी वही काम करेंगे, 0, 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और 10 to the power 9। और देखिए टॉलरेंस कैपेसिटी में ये सारे कलर आएंगे ही नहीं, याद रखिएगा। फोर्थ जो बैंड है ना, फोर्थ बैंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे कलर टॉलरेंस कैपेसिटी में नहीं आते। कभी भी नहीं होगा कि फोर्थ बैंड पर ये सारे कलर आए, ये सारे कलर फोर्थ बैंड पे आएंगे ही नहीं, ये बात जान लीजिए। तो सर फोर्थ कलर पे कौन कौन से कलर आ सकते हैं, फोर्थ बैंड पे कौन कौन से कलर आएंगे, तो फोर्थ बैंड पे बाबू आएगा गोल्ड, अदरवाइज सिल्वर, और अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल कि नो कलर हो। नो कलर मतलब कोई कलर ही नहीं हो, फोर्थ बैंड दिखे ही नहीं। तो याद रखिएगा गोल्ड, सिल्वर और नो कलर कहां आएंगे, फोर्थ बैंड पे। ये फर्स्ट बैंड पे नहीं आएंगे, ये सेकंड बैंड पे नहीं आएंगे, ये थर्ड बैंड पे 2 कलर आ सकता है भैया, 10 टू द पावर 9। एक गोल्ड आ सकता है, अगर गोल्ड आया तो याद रखिएगा 10 टू द पावर -1 रखेंगे, और अगर सिल्वर आया तो याद रखिएगा 10 टू द पावर -2 रखेंगे, और याद रखिएगा कि नो कलर तो आएगा ही नहीं। और अगर आपका गोल्ड आता है फोर्थ पर, इसका मतलब है कि इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी ±5% है। सिल्वर आता है, इसका मतलब है कि इसका टॉलरेंस कैपेसिटी ±10% है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर नो कलर आया है तो नो कलर के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी ±20% है, ±10% है, और ±5% है। आई थिंक कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
पहले तो कलर ऑर्डर याद रखना है, जहां तक ऑर्डर वहां तक की वैल्यू 0 से शुरू होगी 9 तक, 0 से शुरू होगी 9 तक। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कलर्स फोर्थ बैंड पे नहीं आते। फोर्थ बैंड पे 3 ही कलर आते हैं। या तो फर्स्ट में गोल्ड आएगा, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर आया तो ±10%, और कोई कलर अगर नहीं है तो ±20%। ठीक है ना। और ये गोल्ड और सिल्वर हो सकता है कि थर्ड बैंड में भी आ सकते हैं। तो थर्ड बैंड में अगर गोल्ड आते हैं तो पावर 10⁻⁻1 चढ़ेगा, और अगर सिल्वर आते हैं तो पावर 10⁻2 चढ़ेगा। अब हम इनका इस्तेमाल करके किसी कार्बन रेसिस्टर का आसानी से रेसिस्टेंस बतला सकते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हम देते हैं। ये कोई कार्बन रेसिस्टर है भैया, देख लो, ये कोई कार्बन रेसिस्टर है, ये कोई कार्बन रेसिस्टर है सर। चलिए अच्छी बात, दोनों तरफ से लीड्स निकाल दिए। ये पहला कलर भैया है रेड, ये दूसरा कलर है भैया ब्लू, ये तीसरा कलर है भैया गोल्ड, और यहां चौथे पे कोई कलर नहीं है, नो कलर। दिख ही नहीं रहा है, बैंड ही नहीं दिख रहा है। तो चलो भाई, R बराबर फर्स्ट सेकेंड इंटू 10⁻³ ±4%। चलो भैया, R बराबर फर्स्ट का कलर है रेड, रेड का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो यहां हो जाएगा 2। सेकेंड कलर है ब्लू, ब्लू का न्यूमेरिकल वैल्यू 6, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ कितना है गोल्ड, गोल्ड के लिए पावर कितना चढ़ता है 10⁻⁻1 प्लस माइनस। अब फोर्थ नो कलर, नो कलर के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है 20%, तो 20%। ये आ गया रेसिस्टेंस। इस कार्बन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 26 इंटू 10⁻⁻1 प्लस माइनस 20%। समझ में आया। मैं जानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट है इसको याद करना, लेकिन ट्रिक बतलाया ना, तो ट्रिक के अलावा 3 ही कलर है, पहले गोल्ड, तब सिल्वर, और तब नो कलर। याद रखिएगा, गोल्ड है तो 10⁻⁻1, सिल्वर है तो 10⁻⁻2, नो कलर है तो कोई पावर नहीं चढ़ेगा, और तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू में जाएगा। गोल्ड है तो 5% ही बर्दाश्त करेगा, सिल्वर है तो 10% बर्दाश्त करेगा, और कोनो कलर नहीं है, ना गोल्ड है ना सिल्वर है, तो 20% तक बर्दाश्त कर सकता है। सहनशीलता उसकी अधिक है, टॉलरेंस कैपेसिटी ज्यादा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं कार्बन रेसिस्टर के इस कॉन्सेप्ट पर। या फिर एक काम करिए, पहले इतना नोट करके आइए, फिर 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। पहले इतना नोट कीजिए। लेकिन सर ये जब आप मिटा दीजिएगा तब तो हम लोग को अभी एट रैंडमली थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो चलो यहीं पे प्रैक्टिस कर देते हैं। एक और कार्बन रेसिस्टर का हमने एग्जांपल ले लिया। इसका फर्स्ट कलर है ग्रीन, सेकंड कलर है ऑरेंज, और थर्ड कलर है ब्लू, और फोर्थ कलर है बच्चा, फोर्थ कलर है सिल्वर। चलिए R का मान, तो R इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 4%। बात समझ में आई। फर्स्ट का मान रखा जाए, R का मान रखो बच्चा। फर्स्ट कलर है ग्रीन, ग्रीन का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, तो 5 रख दो। सेकंड कलर ऑरेंज, ऑरेंज का न्यूमेरिकल वैल्यू 3, तो 3 रख दो। इंटू 10⁻³, थर्ड कलर है ब्लू, ब्लू का पावर रखो, ब्लू का न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के नहीं रख देना यार। ब्लू का न्यूमेरिकल, चूंकि थर्ड वाला पावर न देगा, तो थर्ड वाले के लिए उसका पावर देखना 10⁻6 प्लस माइनस। अब फोर्थ का कलर क्या है सिल्वर, तो फोर्थ के लिए सीधे चल जाना टॉलरेंस कैपेसिटी पर। सिल्वर का टॉलरेंस कैपेसिटी 10%, तो क्या लिखेगा 10%। तो आ गया ना रेसिस्टेंस का मान, कितना आ गया बच्चा सर 53 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%। ये कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू है। आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं हो रही है। एक और क्वेश्चन करें जी सर, कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन रेसिस्टर बना लीजिए। चलिए भैया बना लिए।
पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर। बताइए सर कौन कौन सा कलर है? फर्स्ट कलर है बच्चा ग्रे। सेकंड कलर है बच्चा, फर्स्ट कलर क्या है? ग्रे है। सेकंड कलर वायलेट है। सेकंड कलर क्या है? वायलेट है। थर्ड कलर बच्चा, थर्ड कलर ग्रीन है। फोर्थ कलर बच्चा, फोर्थ कलर गोल्ड है। बना सकते हैं क्या? R इक्वल टू होता है 1, फिर 2, फिर 10 टू द पावर 3, फिर प्लस माइनस 4%। यही ना होता है? बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन को याद रखिएगा। फर्स्ट बैंड का कलर है ग्रे, सेकंड बैंड का कलर है वायलेट, थर्ड बैंड का कलर है ग्रीन और फोर्थ बैंड का कलर है गोल्ड। क्या है? गोल्ड। अगर नहीं पढ़ाए तो कम से कम सुनाई तो देगा जरूर। और इसका R का मान कितना होगा? क्योंकि R इक्वल टू होता है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर इंटू 10 टू द पावर थर्ड। तो R का मान इसका कितना होगा ये बतलाना है। इसके R का मान कितना होगा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। और आई थिंक कि यहां तक के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रेसिस्टर का तो जरूरत बाबू सभी इलेक्ट्रिक सर्किट में पड़ता है। रेसिस्टर जो होते हैं वो लो वैल्यू के जो रेसिस्टेंस होते हैं उसको तो मेटालिक कंडक्टर से ही हम सर्किट में ऑप्टेन कर लेते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ज्यादा बड़े वैल्यू का मेगा ओम और किलो ओम जैसे रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा में, तो उन केसेस में हमको मेटालिक कंडक्टर से काम नहीं चलता। क्योंकि अगर कंडक्टर का इस्तेमाल करें तो हमें काफी लंबे लेंथ मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है यूज करना, सुविधाजनक नहीं है हमारे लिए। हम उसका इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किए। सेमीकंडक्टर में मुख्य रूप से कार्बन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो साइज भी रेसिस्टर का काफी छोटा आता है, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा रेसिस्टर जिसमें कार्बन का इस्तेमाल किया गया हो उसको हम कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। और कार्बन रेसिस्टर जब हम अस्थायी रूप से स्थिर मान, अगर हमको कांस्टेंट वैल्यू का, फिक्स्ड वैल्यू का रेसिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी? उसके लिए हम करते ये हैं कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का सिलिंड्रिकल शेप कंटेनर लेते हैं और उसमें कार्बन का जो बुरादा होता है, जो उसके जो डस्ट है, उनको हम फिल करते हैं और उनके दोनों तरफ से लीड्स निकले होते हैं और उस लीड्स के सहारे हम उसको किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं। और कार्बन रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है कार्बन रेसिस्टर का, वो कार्बन रेसिस्टर का वैल्यू उस पर प्रिंटेड नहीं होता बल्कि उस पर कलर कोडिंग होती है। जिस कोडिंग को देखकर हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि ये कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है। अब कलर कोडिंग के लिए प्रत्येक कलर का अपना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है और वैल्यू को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए आपकी इस डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बना के मैं दिया हूं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब वाइफ की चर्चा हुई है भाई, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। वाह सर, देखे भी तो ब्रिटेन के बीबी रॉय की वाइफ को देखे। तो अब देखे तो देखे, आपके लिए तो आसान हो गया ना। आम खाइए गुठली काहे गिनते हैं, मत गिनिए। और सभी कलर का अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको हम बतला दिए हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज कि देखिए ये कौन किसका फर्स्ट के लिए फर्स्ट है। अब थोड़ा सा स्पेस कम है यहां, नो डाउट थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम सेपरेट कर दें। ऐसे तो आप बहुत होशियार हैं, ऐसे तो आप बहुत ही ज्यादा होशियार। यही एक दो वैल्यू में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि अंदरूनी मामला हो चुका है
और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लास्ट वाला, बस ठीक है ना। और इसके बाद तो स्पेस पूरा है, इसके बाद तो पूरा स्पेस है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले चार्ट को सिर्फ आप दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आपको कार्बन रेसिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम बोलते हैं, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। यहाँ में थोड़ा सा अंदरूनी मामला होने का चांस है, इनको भी चांस को हम लोग थोड़ा सा चांस पर डांस हो जाए 5% प्लस माइनस। इसके बाद है गोल्ड है, इसके बाद एगो मामला ही फंस रहा है यहाँ पर। दैट्स ऑल। अब तक कोनो कंफ्यूजन नहीं होगा जी। सब ग्रुप सब जो है सो अपने अपने रो में है और एक पार्टिकुलर कॉलम में है। दोनों लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बीच बीच में छोटा छोटा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा लाइन काहे खींच रखा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू नहीं होती, तो इनको क्रॉस ही कर दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्रॉस कर दीजिए। अब समझ में आया? चार्ट कंप्लीट है, इतना नोट करिए और बाबू कॉन्सेप्ट को गोट करिए और इसको नोट करिए और फिर कमेंट बॉक्स में वोट भी करिए कि आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा ये वीडियो। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग अपना अपना आंसर दें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।